अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर से रिलेटेड। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपना अपलोड कर चुका है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के ऊपर। तो इससे एसएलओ जो है वो क्या है कि आपका डिड्यूस वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ कहें, उससे हम कैसे वर्क डन को निकाल सकते हैं, ये आपका एसएलओ का हिस्सा भी है। तो अब क्या करने वाले हैं हम इस लेक्चर के अंदर, बेसिकली इससे जुड़े अगर आपको कंसेप्ट है तो आप इससे आगे जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी किसी यानी कि वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, यानी कि वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन बाय, हमने शुरू में क्या कहा था कि जो वर्क है उसको तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था, सही है सर, कांस्टेंट फोर्स से हम वर्क कैलकुलेट करते थे। फिर है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, लेकिन इससे आगे है आपके बुक में, तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। इसके आज ही पढ़ेंगे लेकिन इसके बाद आएगा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करना। फिर है वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इससे जो वर्क डन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए देखें, वर्क डन यानी कि बाय एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये हमें हमेशा वर्क डन देगा। कैसे? अगर कहीं पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यानी कि ग्राफ बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे जनरली आमतौर पर क्या किया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलांग किसको लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को लिया जाता है, जिसको हम एस से लिखते हैं, और एस, और यहाँ पे फोर्स को लिया जाता है जिसको हम एफ लिख सकते हैं। यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये, फोर्स अंडर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, जैसे मान ले कोई ये फोर्स है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट ही है, वेरिएबल भी हो सकती है, इंक्रीजिंग फोर्स भी हो सकती है। हम उस तरह के क्वेश्चन में करके देंगे, ये आपके बुक में है, इसलिए मैं इसी तरह बना रहा हूँ। मतलब ये कोई फोर्स लग रही है और फोर्स जो कांस्टेंट है, सीधी लाइन है, तो मतलब यानी कि कांस्टेंट है, फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो मान लीजिए पॉइंट ओ है, यहाँ तक मतलब ये फोर्स जा रही है और ये कुछ एरिया बन रहा है, ओ ए, इसको अगर बी कहें, इसको सी कहें, तो ये कोई एरिया है। यानी कि ए बी के नीचे जो अंडर एरिया आ रहा है, ए बी लाइन के नीचे अंडर एरिया आ रहा है, वही एरिया असल में क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देता है। क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देता है। सही है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मिलता है इससे। यहाँ पे तो सीधी लाइन है, तो मीन्स पैरेलल है, कांस्टेंट है, मतलब यानी कि कांस्टेंट फोर्स है, उससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो खैर ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है, पैरेलल, सीधी, ये चीजें हम क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा, वर्क डन बाय क्या है जी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है, उसमें हमेशा देखा गया है कि ये जो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मिलता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। तो ये देखा गया है, एरिया जो है, एरिया अंडर किसके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एफ एस ग्राफ, इससे क्या मिला है, एफ एस ग्राफ से हमें मिला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मिलता है, एरिया नहीं सर। क्या हो गया आपको, आहिस्ता पढ़ा है ना, चलो आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ। देखें आप, इसके नीचे जो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में हम भी देखेंगे। अब ये मेथड मेनली यूज होता है, मेथड जो कहाँ पे नॉर्मली यूज होता है, नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मली यूज व्हेन, कब, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्या मैं कह रहा हूँ, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये मेथड तभी यूज होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। मतलब क्या है कि पैरेलल होने का मतलब एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो तब ये मेथड यूज होगा। या फिर ये फोर्स है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस सूरत में भी क्या हो सकता है, ये वाला मेथड यूज होगा, यानी कि वर्क डन एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वाला। तो ये मेथड तभी यूज होता है नॉर्मली, ठीक है जी। इसके अलावा अगर
दूसरे सिचुएशंस करेंगे तो कंडीशन टफ बन जाती है। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उससे हम इंटीग्रेशन, या हमारे बुक में तो खैर इंटीग्रेशन नहीं दी है, दूसरे मेथड से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ आई किसी को? ये बात समझ आई भाई? ये बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि हमने कहा जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल होनी चाहिए, किस चीज के लिए, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम साइन हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि इफ हम कह सकते हैं एफ पॉजिटिव हो, फोर्स पॉजिटिव हो, और साथ ही साथ एस बी पॉजिटिव हो, या फिर फोर्स नेगेटिव हो, एस बी नेगेटिव हो, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन रहेगा यहाँ पे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि वर्क का फार्मूला आप पढ़ चुके हो एफ एस से, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए सही, ये बात समझ आई क्या, कि दोनों अगर सेम साइन के साथ होंगे। ये क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज हो रहे हैं ये चीजें, कुछ चीजें आपको डिफरेंट मिलेंगी, आपकी बुक में नहीं है तो, लेकिन फिर भी समझिए आपके लिए फायदा होने वाला है। फोर्स, अगर इफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव हो, एस जो है वो नेगेटिव हो, तो वर्क जो है वो भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों में से एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव। इसी तरह फोर्स जो है वो नेगेटिव हो और एस जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, तो तब भी वर्क क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। ये एक्सक्यूज बन करके आ सकता है कि अगर फोर्स पॉजिटिव एस नेगेटिव, अच्छा फोर्स पॉजिटिव एस नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ग्राफ के अंदर क्या मतलब है सर इस चीज का, आप समझा दीजिए हमें। मतलब यहाँ फोर्स पॉजिटिव एस नेगेटिव, इस चीज का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये आगे चल के भी आपको समझ आना है। तो चलो मैं बता देता हूँ अभी, अगर कोई ग्राफ हो जहां पे आपने देखा ये कोई ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फोर्स भी होगी, ऐसा है, फोर्स भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अगर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट भी बना लेते हो, क्या मैं कह रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट भी बनाते हो तो यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है फोर्स। क्या कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव हो सकती है फोर्स। अब मान ले आप इस क्वाड्रेंट में रहोगे तो एस बी क्या होगा, रहेगा यहाँ पे दोनों में। अगर आप इस तरफ लेफ्ट आओगे तो तब तो नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखो, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे जा रहे हो, कोई ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एस एफ क्या है, एफ पॉजिटिव है, एस बी पॉजिटिव है, आपका रास्ता ये है, ठीक है। अगर आपका रास्ता ये नीचे आ रहा है, मैं बता रहा हूं यहां पे आ रहा है, तो एफ क्या है जी, पॉजिटिव है, एस बी अब भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होता। आप समझेंगे कि नीचे आ रही फोर्स कम हो रही, नेगेटिव तब होगी जब क्वाड्रेंट हमारा चेंज रहेगा। अब यहां पे आके आप सीधे चले गए हो, उस वक्त एफ जीरो है। इस लाइन में आप पढ़ चुके हो, मैथ में पढ़ चुके हो, अगर कोई लाइन इस एक्सिस के ऊपर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो वाई एक्सिस के साथ जो भी कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के साथ जैसे फोर्स हो सकती है या कोई डिस्प्लेसमेंट, या वाई वाला कंपोनेंट जीरो होता है, वाई वाला हिस्सा यहाँ पे इस जगह पे वाई वाला क्या हो जाता है, जीरो। अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट रहे उस वक्त एक्स जीरो हो जाता है, वाई जो है वो जीरो नहीं होता। यहाँ पे एक्स जो है वो जीरो नहीं होगा, वाई जीरो होगा। तो वाई के साथ जहाँ क्या चीज एसोसिएटेड है, क्या चीज है, वाई वाली तरफ, वाई वाले एक्सिस में क्या है, फोर्स है। तो यहाँ वाई जीरो नहीं होगा बल्कि फोर्स जीरो होगी, बल्कि एस जीरो नहीं है, ठीक है जी। अब इस तरफ आ जाए जी, नीचे आ जाए, अब फोर्स देखो तो इसकी तरफ माइनस एफ होगा, यहाँ पे माइनस एफ होगा। यहां पे इस जगह पे क्या है जी, फोर्स क्या है, नेगेटिव है, फोर्स क्या है, नेगेटिव है, लेकिन एस क्या है, पॉजिटिव है। समझ आई कि नहीं है, एस क्या है, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में मतलब थोड़ा टिल्ट होके आगे ही जा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स की तरफ ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इस चीज का मतलब ये है, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। समझ आई कि नहीं, क्योंकि अपोजिट साइन के हैं डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वहां ये चीज समझ आने वाली है। समझ आई। अगर थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, वहां पे ऐसे चीजें कैसी लिखनी है, यहाँ तो मैं सिर्फ जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो बताता हूँ, आपने ये सारा लिखना है, ठीक है जी। अगर ये बात लिखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हो तो ये ग्राफ बना दो। क्या मैं कह रहा हूँ,
ये सारा लिख दो, ये चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था कि आगे जाके क्वेश्चंस कर सके, बाकी आप इसका कोई वो नहीं है, रोल नहीं, ये लिखना है आपने। फिर ये सारा लिखते हो, वेल एंड गुड। तो फिर इसके बाद ये डायग्राम बना लो और इस डायग्राम के साथ अभी चिपक के बैठना है, क्योंकि ये आपकी बुक में बनी हुई है, समझ आएगी नहीं, चिपक के बैठना है ताकि ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। तो ये बेशक अगर इसकी समझ आ गई तो आप मिटा सकते हो, इसको मिटा सकते हो, वरना कोई ये सारा बैठ के लिख दे, ये साइड पे लिखो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये चीज हेल्प आउट करेगी। तो यहाँ मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट एफ फोर्स होगी, F4, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसके अंडर जो भी एरिया अंडर दिस कर्व है, ए बी के नीचे जो एरिया है, ये हमें वर्क देगा। इस चीज को हम साबित भी कर सकते हैं, लिख के भी साबित कर सकते हैं कि यानी कि वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व लिख सकते हैं। या वर्क किसके इक्वल होगा जी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लिख दिया, सही है। अब वर्क लिख दिया जी, एरिया क्या है इसके अंडर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, असल में वर्क किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर यहाँ हमेशा रेक्टेंगल होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जो ग्राफ है वो ट्राइंगल भी बना सकता है, किसी तरह की शेप बन सकती है, इसमें आपने वो नहीं करना है, सही है। तो एरिया अंडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, इस सिचुएशन में रेक्टेंगल है आपकी बुक में ही इसलिए। तो यहाँ पे वर्क इक्वल होगा सिंपली इस एरिया को रेक्टेंगल निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देते हो, तो वर्क इक्वल टू, अब देखें इसकी लेंथ क्या रहेगी, अगर मैं इसको लेंथ कह दूं, OC को, OC लेंथ है और विड्थ OA कह दूं, सही है, OA कह दूं, OC नहीं, OC लेंथ है इसकी, L लिख दिया, विड्थ की जगह OA लिख दिया यहाँ पे। तो यही हमारा वर्क डन है, वर्क डन इसी के इक्वल हो गया, ठीक है जी। वर्क डन ये किसी चीज का एरिया के इक्वल आ गया, एरिया के इक्वल आया, और यही मैग्नीट्यूड होता है, एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वर्क भी हमारे पास स्केलर है, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा आपने आहिस्ता से आराम से ये चीज समझनी है। समझ आ गई सर, समझ आ गई। जरा क्वेश्चन करवाते हैं, वो कंसेप्ट आपको याद हो कि मैंने कहा था फोर्स पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, तो आपका जो वर्क है वो भी पॉजिटिव, देखिए सेम साइन के साथ हो पॉजिटिव, अपोजिट साइन के साथ हो नेगेटिव, सेम साइन के साथ हो पॉजिटिव, अपोजिट साइन के साथ हो नेगेटिव, ये लिखना है, अच्छा आपके हिस्सा है। तो आप ये इसी तरह डिड्यूस कर सकते हो, वर्क डन फॉर व्हाट, वर्क डन निकाल सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ से। समझ में कुछ नहीं आता चलेगा मुल्क ये कैसा था, सही है सर। अब देखते जाएं, मैंने कहा क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन करना बनते हैं। मैंने कहा ग्राफ कुछ भी हो सकता है भाई, ग्राफ कुछ भी हो सकता है। ये कोई ग्राफ है, जिराफ नहीं, ग्राफ है, ये है, फिर ये है, फिर ये है। थोड़ा बड़ा सा बनाऊं ताकि आपको नजर अच्छे से आए, सही है शेयर बनाए। देखो ये कोई ग्राफ है, तो इससे हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें आपके पास ये कोई लाइन जा रही है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये जा रही है, ये कोई ग्राफ है। फिर यहाँ पे भी है आपके पास 2 3 4। मैंने कहा यहाँ पे जो लाइंस हैं वो आगे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है जी, 1 2 3 4। अगर ये 0 है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे S होता है, इस चीज को आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फोर्स होती है। मान लो यहाँ ऊपर तक आते फोर्स 20 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 80। इस तरह फोर्स भी बढ़ सकती है, ये न्यूटन में है ये फोर्स। तो मैं कहता हूँ कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 2 to 3। मैं कह सकता हूँ फाइंड, क्या पूछ सकते हैं, फाइंड या वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 3 मीटर टू s इक्वल टू 3 मीटर टू s इक्वल टू 4 मीटर। देखिए 3 मीटर से 4 मीटर, या 2 से 3 कर देते हैं, आसान रहेगा। एक s इक्वल टू 2 मीटर से 3 मीटर, आसान नहीं, वो भी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। अब 2 मीटर से 3 मीटर, यानी कि हमने इधर से इधर जाते हुए वर्क करना है। तो हमें ये एक वो निकालना होगा, मतलब एक लाइन लगानी होगी जिसमें हमें देखना होगा कि 2 कहाँ आ रहा है या वो कहाँ आ रहा है। मैं इधर इसको सेट कर लूँ आपको सही लगे। मैंने कहा ये जो लाइन है ये 2 के ऊपर आ रही है, 2 में थोड़ा इधर बना लेता हूँ, और ये इधर मिलाएं तो ये 40 पे जाके मिल रही है जी, सही है। फिर ये 3 वाली लाइन है, ये लगभग आके इधर मिल गई, ये 3 है,
और ये 60 है, तो इसको मैं थोड़ा इधर 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 करके 80 के ऊपर ले जाऊंगा, मसला नहीं है। अच्छा 80 के ऊपर लूंगा, ये 60 होगी। अब आपने 2 से 3 वर्क कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट 2 से 3 जाते हुए। तो आप बेसिकली यहाँ से यहाँ वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर इसको ए कहे, इसको बी कहे, ए से बी वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो ये वाला, तो आप इसके नीचे एरिया देखोगे ना, ये सारा एरिया देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व ये है सारा। अगर मैं ये एरिया निकाल दूं, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, अगर मैं ये एरिया निकाल दूं, यही वर्क होगा, एरिया अंडर द कर्व वर्क होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको इधर जोड़ दूं तो यहाँ 2 एरिया बन रही है, फिर ये एक ट्राइंगल बनती हुई दिखाई पड़ रही होगी, और ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो आप वर्क को लिखोगे एरिया ऑफ, नीचे से शुरू करते हो ऊपर से करते हो, नीचे से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ क्या कर दोगे, ट्राइंगल कर दोगे। सही है सर, दोनों को कर सकते हैं इस तरह। तो वर्क इक्वल आ जाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, रेक्टेंगल का फार्मूला 1 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या हाइट कह दो। सही है, इधर आ जाओ। वर्क डन इक्वल टू, लेंथ क्या है इस एरिया की, इसको लेंथ कहेंगे, ये ज्यादा लंबी है साइड 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 40 तक, यानी कि 40 ये है लेंथ, ये आते हैं ना ग्राफ वाली चीजें, 0 से ये 20 हो रहा है 40, तो ये 0 से 40 तक हो रहा है, तो ये 40 लिख दोगे, समझ आएगी नहीं, 40 है इसकी मतलब जो लेंथ है, ऊपर हाइट है 40 है। देखो असल में तो ये है, इसके बराबर यहाँ देखोगे, असल तो ये है, लेकिन इसके बराबर यहाँ देखोगे, तो यहाँ जो आपको दिखाई पड़ रहा है मतलब इसके बराबर ये है, तो यही चीज आपकी क्या बन जाएगी, हाइट या लेंथ कह दो इसको। अच्छा जी, विड्थ क्या होगी, चौड़ाई, ये है 2 से 3, 2 से 3 मतलब 2 से 3, 2 लिखे 3 लिखे, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि देखो हर एक इंटरवल में यहाँ से 0 से 1 में 1 का फर्क है, फिर 1 से 2 1 का फर्क है, तो ये भी साइज कितना सा है, 1 है। ये 3 तो ये शुरू से लेके यहाँ तक 3 है, समझ आएगी नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि क्यों 3 डालना चाहिए था या 2 डालना चाहिए था, ऐसा 3 तो यहाँ से यहाँ है और 2 शुरू से लेके इधर तक है, तो बीच में कितना गैप आएगा 1 का, तो इसलिए मैं 1 लिखता हूँ। प्लस ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाली, तो इसके लिए क्या करोगे 1/2, इसके लिए भी लेंथ, इस ट्राइंगल की लेंथ आप ये ले लो या ये ले लो, देखो ये 1 का था तो ये भी 1 का होगा, 1 लिख सकते हो। अब ये कितने का होगा, यहां से यहां देखो, यहां से यहां जितना बराबर है उतना ये बराबर है, यहां से यहां जितना बराबर है उतना ये वाला बराबर है, ये इतना सा है, तो ये कितना है वो है, यहाँ से पता चल जाएगा 40, 60 और 40 से बीच में गैप देखोगे, 60 माइनस 40 कर दोगे, ऊपर वाला माइनस निचला वाला कर दो, कितना आएगा, यानी कि 60 माइनस 40 20 हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं, तो देखो 2 10 20 हो जाएगा। वर्क डन कितना आ रहा है 40, 41 40 और ये 1 मल्टीप्लाई 10, तो वर्क डन आ रहा है 40 प्लस 10, यानी कि वर्क डन आ रहा है 50 जॉल। इस तरह वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो, आसान है ना वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ करो, एरिया अंडर द कर्व करो, उस तरह करके आप वर्क डन निकाल सकते हो जी। तो अगर आपको समझ आ रही है तो बोलो या है सर सही जा रहे हैं, दुआओं में याद रखिए, हमें दुआओं में आप याद करें, हमें याद करें, हम भी याद करेंगे, मेहनत करें, पढ़ाई करें, तो पढ़ाई तो करते रहेंगे। समझ आ रही है। अब देखें, मैं एक क्वेश्चन इस तरह का दे सकते हैं आपसे, मुख्तलिफ सिचुएशन, अब जो प्लस माइनस वाली कहानी बताता हूँ, यहाँ तो प्लस हो रहा था, वो कहानी इधर आके खुल रही है जी, वो कहानी इधर आके खुल रही है, खुल तो नहीं ओपन हो रही है, यहाँ आके जब छिड़ेंगे उसके साथ, तो मैं कोई वो बना देता हूँ जी, ग्राफ श्राफ बना लेते हैं, बराबर बराबर गैप रखने, कापी भी खैर यहाँ पेपर में आएगा तो वहाँ बराबर होगा, फिर देखेंगे हम। अच्छा, ये कुछ जाना है जनाब अली, यस, इसी पूछो कहाँ ढूंढूं मैं मजा। अच्छा ये है, फिर यहाँ से ये है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं यहाँ पे लाइनें बना देता हूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये कुछ 14 है, ये 16, ऐसा हो सकता है। इधर 1 2 3 लिख देते हैं, आपकी मर्जी,
के बिना कुछ हिल। देखो इसको यहाँ से आगे लेके जाना है आपने, ये 10 के ऊपर लेना है। ये क्वेश्चन है बनाने में, क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग नहीं होना, अब थोड़ा सा आपने सब्र का मुजाहरा करना। फिर ये कुछ आ रहा है इस तरह, ये 12 के ऊपर आ रहा है, 12 इधर ले लें, ये 12 पे आ रहा है। अब आप इससे पूछ सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, बल्कि आपसे पूछे जाएंगे ना क्वेश्चंस। ये फोर्स है। पहले क्वेश्चन है, आपने वर्क डन बताना है 5 मीटर से 10 मीटर तक, कैलकुलेट करना है वर्क। कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 5, यानी कि s इक्वल टू 5 मीटर, 5 से लेके 5 कहाँ पे होगा, 4 और उसके बीच में होगा, 5 टू आप कह सकते हो कितना तक, ये जो है 10 तक, 10 मीटर तक। अब कैलकुलेट करना है तो करें। अब देखो कैसे करेंगे, 5 से 10 तक, तो अब ये आपके पास यहां से शुरू होना होगा, यहां से शुरू होना होगा, और ये 10 तक जाना है। तो आप सिर्फ इसी का एरिया देखो, देखो यहां से शुरू है असल में, तो आप सिर्फ ये एरिया देखना है। ये तो पूरी जर्नी का है, पूरी जर्नी की पिक्चर है आपके पास, जो पूरा सफर किया था वो सारा एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर, ग्राफ के तौर पर दे दिया है आपको। तो अब एक पूरे को नहीं करना है, जस्ट हमने 5 से लेकर 10 के बीच में कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है। हम एरिया अंडर द कर्व देखेंगे। एरिया अंडर द कर्व ये सारा आ रहा है, ये सारा आ रहा है। तो कैसे एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, तो अब ये क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है या स्क्वायर बन रही है, जो भी बन रही, तो आप उसको सोचो, स्क्वायर का एरिया हो या स्क्वायर बन रही हो, रेक्टेंगल बन रही हो, फार्मूला एक ही होता है जी। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर देंगे। अब यहाँ पे फोर्स और उसकी बात करो, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और चेक करने के लिए मैंने कहा था देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब फोर्स पॉजिटिव होगी, फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, सही, और एस बी यानी कि पॉजिटिव है, तो वर्क भी क्या हो सकता है, देन वर्क डन भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस का साइन यूज करेंगे आप, सही है। तो वर्क इक्वल निकालें, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके लिए ये तरीका करते हैं। अच्छा अब मैंने कहा यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करना है, यही एरिया होगा आपका, यही वर्क होगा। लेंथ इसकी देखो तो नीचे से ऊपर तक 3 है, या इसको ले लो, देखो इस एक के बीच में यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से 2, यहाँ 4 है, 4 और इसके बीच में 2 है, फिर 6 हो जाएगा। मतलब एक जो इंटरवल है वो 2-2 का है, फर्क 2-2 का है। तो आप देखो ये एक इंटरवल 2 का हो गया, ये इंटरवल 2 का हो गया, तो 4 हो गए ये। तो एक इंटरवल पूरा नहीं है यहाँ पे, ये वाला, ये इंटरवल पूरे हैं, ये इंटरवल पूरे हैं, वक्फा पूरा है, यहाँ पे पूरा नहीं, आधा है, मतलब 1 है, 2 इधर से 2 इधर से 4, तो ये 1 5, तो मतलब लेंथ 5 हो सकती है। विड्थ देखो नीचे से ऊपर टॉप तक, यानी कि यहां से शुरू करना यहाँ तक, तो 3 हो जाएगा, ए 3 के बराबर है जी, तो 3 लिख सकते हैं। 5 3 15 प्लस 15 जॉल वर्क आ गया, होय प्लस 15 जॉल वर्क आ गया। वर्क निकाल दिया आपने, ग्राफ के नीचे से वर्क निकाल दिए। अब पूछ क्या सकता है, 10 से 5 आते हुए वर्क निकालो, फ्रॉम, ऐसे भी पूछ सकता है, फ्रॉम 10 मीटर। देखो अपोजिट जाने से भी नेगेटिव होता है, मैं क्या इंटरवल चेंज करने से भी होते हैं, लेकिन आप अपोजिट जाते हो इधर से उधर, तब भी आप उस वक्त फोर्स को नेगेटिव ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स को ऊपर नीचे चेंज होने से नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे, क्या कर रहे हैं सर देखो फोर्स का ताल्लुक ये वाई एक्सिस वाली लाइन के साथ है। ऊपर से ऊपर जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आओगे तो फोर्स नेगेटिव। ऊपर जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव, ऐसी सिचुएशन अलग अलग ग्राफ में आ सकती है, आप प्रैक्टिस करें। और ऊपर से नीचे आओगे फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इधर से डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इधर से उधर जाओगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, एस जो है वो पॉजिटिव होगा, इधर आओगे एस जो है वो नेगेटिव होगा। अब हम 10 से किधर आ रहे हैं, 5 की तरफ, फ्रॉम 10 मीटर टू आपसे कहें जी 5 मीटर तक आने। अब देखो फोर्स तो हॉरिजॉन्टल आगे पीछे होने से फोर्स चेंज नहीं होती, फोर्स तो ऊपर नीचे होने से होती है, समझ आई नहीं, ऊपर नीचे। अब यहाँ पे एस जो है वो 10 मीटर से कहाँ जाना है, 5 मीटर तक जाना है। मैंने कहा कि नीचे दूसरे ग्राफ में आएंगे तो तब फोर्स भी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
कि नेगेटिव है तो मैं उधर से उधर वर्क को कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ से F पॉजिटिव है, S नेगेटिव है, तो वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क लिख सकते हैं जी FS नहीं लिखो, लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट करेंगे। तो यहाँ से उसी तरह लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ क्या निकलेगी देखना, लेंथ उसी तरह 5 है, इसके बीच में फर्क कितना है, 5 का है। वेट कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो ये -15 जॉल वर्क आएगा। तो इस तरह आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। देखें इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपसे कहें कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम 0 to 12, तो इस पूरे ग्राफ के नीचे वर्क को कैलकुलेट करो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, तो आप वो वर्क निकालोगे। पहले ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया कर दो। एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल मैं ऐसे बनाता हूँ। फिर ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। फिर ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, भी स्क्वायर जैसी है, तो स्क्वायर नहीं, इक्वल नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया। तो वर्क डन अभी देख लें। ट्रायंगल का एरिया कैसे कर सकते हैं, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। इसका रेक्टेंगल का खाली लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, इसका 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ कर सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? यस सर। 1/2 ये तो आपको पता है। 1/2 इसकी लेंथ देख लो, यहां से यहां 4 है। विड्थ देख लो, ऊपर 3 है। इसकी लेंथ देख लो, मैंने कहा था 4 से 10 तक करे तो कितना होता है, 2 2 2 6, 2 फिर 2 फिर 2 6 ना, 2 का गैप 3। फिर इसकी 1/2 लेंथ देख लो, लेंथ ऊपर होगी 3, विड्थ देख लो 2, तो 2 2 कट गए। यहाँ से 2 2 4 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है, 2 × 3 होगा, 6 3 18 होगा, 3 बचेगा, 2 3 6 होता है, 6 18 + 3, तो वर्क डन निकलेगा इस तरह। 6 और 3 से 9 आएगा, 9 + 18, 9 के आगे 18 जोड़ दें, 27 जॉल वर्क आ सकता है, 27 जॉल। इसके नीचे टोटल एरिया जब आप करोगे तो एक ही डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में हो तो आप वर्क को पॉजिटिव ले सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए हमने कहा हाँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। फोर्स यहाँ पे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, फिर थोड़ा कम हो रही थी, लेकिन नेगेटिव नहीं हुई, नेगेटिव नहीं ली, बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नेगेटिव नहीं हुआ। तो थोड़ा स्पीड कम हुई है, ओवरऑल स्पीड कम हुई है, ये ग्राफ यही बता रहा है ना, स्पीड कम हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आके 0 हो गया। इसके बाद जाएंगे तो फिर नेगेटिव आएगा वर्क डन। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। तो वहाँ ये कंफ्यूज आपने नहीं होना। अगर हम पीछे आ जाए, इस तरफ आ जाए, तो तब क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस तरफ जाने या इस तरफ आने से क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। उस तरफ, इस तरफ जाने से पॉजिटिव, उस तरफ जाने से नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट उसके साथ। तो चले अब बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लेकिन आमतौर पर कॉमनली हमारे डेली लाइफ में जो है ना, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो। मेनली केसेस, मोस्ट कॉमन केसेस जो फोर्स है यानी कि वो वेरिएबल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल फोर्स होती है बहुत सारी जगहों पे। तो क्या मोस्ट यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे जो फोर्स है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। फोर्स क्या होती है, फोर्स इज मेनली वेरिएबल। क्या रहेगी, वेरिएबल। बहुत सारी जगहों पे वेरिएबल होती है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। अब ऐसा कहाँ पे होता है वो हम देखेंगे। अब अगर फोर्स चेंज हो रही है, मतलब वेरिएबल है, कहाँ पे है, जैसे आप कोई वो है, आपके पास कोई चीज आप ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त अगर कोई बॉडी ऊपर मूव करे, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करे, ठीक है जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करे, तो इट्स मीन कि वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है या वो डिक्रीज तो हो रही है, और साथ साथ जो फोर्स है वो वेरी कर रही है। फोर्स क्या कर रही है, वेरी करती जाती है। अगर किसी चीज को हम लॉन्च करें तो उस वक्त फोर्स वेरी करेगी जब हमारे पास कोई चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी। तो हम जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अगेंस्ट मूव करे कोई चीज ऊपर की तरफ जाए, और देखो
कोई पत्थर ऊपर फेंक के ये नहीं कहना कि यहाँ फोर्स वेरी हो रही है या वो चीज़, तो वो तो कम हाइट तक ही जाता है। तो आप जो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, ठीक है जी, लॉन्चिंग व्हीकल के अंदर बिठा के, तो उस वक्त फोर्स वेरी करती है, क्योंकि वो अर्थ से जितना दूर जाता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के। ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होता है, अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक जो है ना आर ई होता है, रेडियस ऑफ अर्थ है। इधर से ऊपर क्या होता है आप पढ़ चुके हो, इधर से ऊपर होता है एच। तो कुल मिला के आर ई प्लस एच जो है उसी को हम आर कहते हैं समास। तो इसी के यानी कि कह सकते हैं सेंटर ऑफ अर्थ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स यहाँ पे कहने का मतलब फोर्स वेरिएबल है। तो वर्क डन जो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी मतलब वेरिएबल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे फोर्स जो है ना वेरी कर रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं कि यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कन्वर्ट इनटू स्मॉल पाथ या डिस्प्लेसमेंट। देन फोर्स विल बी, देन फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स बिकम्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, बिकम्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी। फोर्स तकरीबन इसकी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा करने से फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा हम ग्राफिकली या एनालिटिकल मेथड से भी देखेंगे। इसका एक फार्मूला बनेगा यार, वो फार्मूला हम देखेंगे। तो आपसे पूछ क्या सकता है एग्जांपल के तौर पर, कि आप दे सकते हो एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ पे इस अर्थ के अगेंस्ट कोई आपके पास सैटेलाइट मूव करे, तो आपकी बुक में भी दी हुई, तो वहाँ पे जो है ना फोर्स वेरी करती है विद डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स यानी कि वेरी कर रही है विद डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम वहाँ पे भी वेरिएबल फोर्स होती है। तो आपसे पूछ सकता है जी कि गिवन एग्जांपल्स रिलेटेड टू वेयर द फोर्स क्या हो जाएगी जी, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है जी। तो कहाँ पे नहीं होती है वो बात देख लें, यानी कि मोशन ऑफ क्या चीज़ है जी, मोशन ऑफ सैटेलाइट अगेंस्ट दी ग्रेविटी, वहाँ पे क्या रहता है कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। एक और एग्जांपल है आपके बुक में, वो भी आप देख लें कि जब आप स्ट्रिंग को पुल कर देते हो, स्ट्रिंग को खींचते हो, तो उस वक्त आपके पास यानी फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है या वेरी हो जाती है बाय इंक्रीजिंग एक्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कहते हो अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। जो स्प्रिंग है उसके अंदर भी ये चीज़ देखी गई है। जैसे जैसे आप इसको यानी कि खींचेंगे तो ये एक्स बढ़ने के साथ फोर्स भी वेरी हो जाती है, ये वेरिएबल फोर्स होती है वहाँ पे भी। ये बुक में आपके दी हुई, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्या बात कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम वेरिएबल फोर्स। ये क्वेश्चन भी है आपका, क्या पूछ सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन, कहाँ से, वर्क डन फ्रॉम वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स से कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो मान लें उसके लिए आप कंसीडर करें एक फोर्स है जो वेरी कर रही है या इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, तो आपने ऐसी कंडीशन ली है, कंसीडर किया कि क्या हो रही है जी, कंसीडर क्या, फोर्स इज इंक्रीजिंग कैसे, विद इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, विद इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ। अब देखें ऐसे कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है वो मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा। मान ले अगर कोई फोर्स है, इस तरह ग्राफिकली मैं बनाऊंगा थोड़ा सा, तो कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है पॉइंट से, इस पॉइंट ए से मूव कर रही है पॉइंट बी तक। तो हमने इस पाथ से इस पाथ तक जाते हुए फोर्स वेरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप देख सकते हो फोर्स कब ऊपर जा रहा है ग्राफ और ये भी आगे जा रही है, तो फोर्स भी वेरी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने डी से रिप्रेजेंट किया, कर सकते हैं। तो यहाँ पे
यही चीज हो रही है कि ग्राफ क्या हो रहा है जी, फोर्स इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रही है। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जांपल दे दो, जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट x बढ़ा देते हो तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती है उस स्प्रिंग के अंदर। तो सेम कहानी यहाँ पे हो रही है कि जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हो तो उस तरह ही ये फोर्स भी बढ़ रही है। तो फोर्स वेरी हो एक तरह से, क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो आप क्या करते हो, इससे एक वो कैलकुलेट करना है वर्क डन वेरिएबल फोर्स से। तो आप इस पूरे पाथ को वर्क कैलकुलेट करने के लिए इस कर्व के नीचे स्मॉल, यानी कि आप पैचेस लोगे या स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स लोगे या स्मॉल रेक्टेंगल्स में आप इसको स्प्लिट करोगे, इस पूरे पाथ को n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाएंगे, जिसको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास वर्क डन होगा। तो हम यहाँ पे, मैंने कहा भी था यहाँ पे स्मॉल पाथ, यानी कि अब इस कन्वर्ट करें स्मॉल पाथ या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में तो फोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम इसको कांस्टेंट यानी कि रखने के लिए फोर्स को स्मॉल यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स लेंगे, ए से बी आते हुए छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेंगे। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फोर्स कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो इस छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान ले एक डिस्प्लेसमेंट ये इतना सा लिया हमने, मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको नजर सही सही आ जाए। फिर एक डिस्प्लेसमेंट ये कुछ लिया है जी, फिर एक डिस्प्लेसमेंट ये कुछ लिया है जी, फिर एक डिस्प्लेसमेंट ये कुछ लिया है जी। अब ये डिस्प्लेसमेंट मैं ले चुका हूं और ये पाथ है मेरा, मेरे और आपका ये पाथ है कुछ, ये वो रास्ता है जिससे हमने वर्क करके जाना था। तो मैंने इस पाथ को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दिए, दिखाई पड़ रहे हैं, बुक में भी ऐसे कुछ बने होंगे आपके, यानी कि स्मॉल पाथ्स में। अब स्मॉल पाथ से होगा क्या कि मैं यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा हूँ वो है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये हो रहा है, फिर फोर्स ये लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर फोर्स ये लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर फोर्स ये लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ये है। सही समझ आ रही नहीं आ रही? फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस फोर्स को, पहली बारी फोर्स है ए से बी जाते हुए, इस फोर्स को यानी कि स्मॉल मतलब चेंज आया इसमें, जो डिस्प्लेसमेंट जब मैंने डेल d1 कर दिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल d1 हुआ, तो फोर्स क्या थी उस वक्त, f cos θ1। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल भी बनता होगा, θ1 होगा ये। फिर यहाँ पे बात करें तो ये डेल d2 था और ये वाला फोर्स है F2। देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो वर्क होगा ना। पहला वर्क जो स्मॉल वर्क है वो क्या होगा, वो आप देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल वर्क है जो W1 होगा वो इक्वल होगा बेसिकली फोर्स F1 cos θ1 और साथ में फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इसके अलांग। सही है जी, किसके अलांग लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये हो जाएगा डेल d1। इस तरह मतलब पहला वर्क निकल जाएगा। क्या बात समझ आई है? और सही, पहला वर्क निकल आएगा। सही है। तो इस तरह आगे जाएंगे तो ये cos θ2 होगा, इस तरह चलते जाएंगे जाएंगे तो अब 2 यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ आखिर में जाएंगे तो ये Fn होगी फोर्स, क्योंकि nth है, nth हमने स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, nth ये आपके पास कह सकते हो ये एक ग्राफिकल एनालिसिस है वेरिएबल वर्क डन की। क्या है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएबल वर्क डन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Fn cos θn होगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट है आखिर वाला ये भी इस तरह जाएगा, डेल dn होगा, डेल dn होगा। ये ओवरऑल क्या है जी, ग्राफिकल है, ग्राफिकल एनालिसिस है, एनालिसिस है ऑफ वर्क डन की। तो आपने क्या किया है, फ्रॉम ए टू बी जाते हुए आपने क्या किया, n नंबर ऑफ कन्वर्ट पाथ को कन्वर्ट करके क्या किस में कर दिया, ए टू बी कन्वर्ट पाथ इनटू n नंबर ऑफ क्या, n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। जैसे इंग्लिश आसान सी बातें लिखी हुई आपकी उसमें। तो ये पहला वर्क होगा ये वाला। फिर दूसरा वर्क क्या होगा जी, दूसरा वर्क होगा W2
F2 cos थीटा 2 वो हो जाएगी किसके, डेल D1। इन दोनों को मिलाएंगे तो वर्क होगा ना, क्योंकि पहला जो स्मॉल वर्क है वो आ जाएगा। इसी तरह आगे जाएंगे, डेल 3 वो होगा F3 cos थीटा 3 होगा, और डेल D2 था ना, ये D2 होगा और ये डेल D3 होगा। इस तरह जाते जाओगे तो N2 WN तक जाएंगे, nth वर्ग तक जाएंगे, क्योंकि हमारा मंजिल nth तक है। nth पे ही क्या है, B मौजूद है। nth पे ही क्या कौन मौजूद है, B मौजूद है। तो यहां से निकल के आपने ये फोर्स होगी, ये भी क्या होगी, Fn cos थीटा क्या होगा, n होगा, और ये जो है डेल Dn होगा। ये चीज भी समझ आई कि नहीं आई। अब टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B क्या आ जाएगा वो आप देखें। टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B वो हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए उसके लिए टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B देखना है, वो क्या आएगा वो आप देखते जाएं। A से B टोटल वर्क है वो किसकी इक्वल होगा, A से B जाते हुए टोटल वर्क किसकी इक्वल होगा, वो आप देखने के लिए क्या करोगे, वर्क टोटल इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू WN तक जाएंगे। सही है सर, समीशन वगैरह यूज करना हो तो कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो क्या होगा, W टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 क्या होगा, W1 क्या होगा, W1 है F1 cos थीटा 1 डेल D1, तो F1 cos थीटा 1 डेल D1। W2 क्या है, F2 cos थीटा 2 डेल D2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसी तरह आप जाएंगे डैश डैश अप टू Fn cos थीटा एंड डेल Dn तक जाएगा। समझ आ रही है, आप ऐसे लिख सकते हो अनंत वाले को। तो अब ये क्या हो रहा है जी, टोटल करें, इन सबको सम करना है तो समीशन का साइन तो यूज करना होगा। समीशन I कहां से, 1 से n तक, तो यहाँ पे F के आगे भी I लगा लो और cos थीटा I लगा लो, ये ऐसे करते आए हैं, डेल DI लगा लो। ये देखो ये हमने सब कुछ जमा किया है। अगर आपको ये I की वैल्यू दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, तो आप 3 तक वर्क को निकाल सकते हो। ये n नंबर, ये I चेंज होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जरा समझो आप, इसका मतलब क्या है इस चीज का, वो आपको समझ आनी जरूरी है। ये चीज समझ आनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखें मतलब ये है कि अगर आपको मैं कहूं दो पाथ का यहां से यहां वर्क कैलकुलेट करना है, इस जगह से A से बीच में कोई पॉइंट है, मान ले C पॉइंट है, A से C जाना है, A टू C जाना है, और इसमें आपके पास जो वैल्यू होगी डेल D1 की, वो D1 कितना होगा, D आपने 1 से जाना होगा डेल D1 से डेल D3 तक, ऐसा है। फोर्स भी F1 से कहाँ तक जाना होगा, F3 तक जाना होगा। तो आप इस फार्मूले को यूज करते हुए कर सकते हो। I 1 से स्टार्ट करोगे 3 तक, 1 से 3 तक लिखोगे, I को 1 से 3 तक। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, F I था और क्या था, cos थीटा I था, फिर डेल DI था। अब इसको ओपन करना है तो फिर डिस्प्लेसमेंट 1 से लेकर डिस्प्लेसमेंट 3 तक वर्क आएगा। आप किसी भी स्पेसिफिक, आपको ये तो जनरल फार्मूला है, आपको 4 का पूछे तो ये I1 से लेकर 4 तक शुरू करेंगे। तो 3 तक शुरू करते हैं, आपको देखें आइडिया हो जाएगा 3 तक शुरू कैसे करेंगे। F1 लिखोगे, क्योंकि 1 लिखोगे, पहले 1 लिखोगे, फिर cos थीटा 1 लिखोगे, फिर डेल D1 लिखोगे, प्लस सेकंड वाला लिखना है। सेकंड वाला लिखना है, इस तरह ओपन करके लिखना है, मैं बता रहा हूँ, ओपन करके लिखना है। F2 हो जाएगा, cos थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह F1 पुट किया ना, पहले इधर 1 पुट किया तो 1 आ गया, फिर 2 पुट किया, ये 1 इधर भी पुट करना डेल D1 में, थीटा में भी 1 पुट करना डेल D1 में, प्लस फिर दूसरे 3 तक जाना है इस तरह, क्योंकि ये 3 तक है ऊपर। 3 तक जाने के लिए फिर दूसरे के लिए F2 करेंगे, फिर cos थीटा 2 होगा, फिर डेल D2 होगा, फिर तीसरे के लिए F3 cos थीटा 3 और डेल D3। इस तरह आपने जाते जाना और 3 तक ओपन कर सकते, 4 तक, 5 तक, जितने तक करना कर सकते। ये आपका जनरल फार्मूला था, इसलिए ये कह रहा था कि ये जनरल फार्मूला है, इसको उसके साथ कंफ्यूज या मिक्स नहीं कर देना है, उसके साथ कंफ्यूज मिक्स नहीं करना। जनरल फार्मूला है, उसको इसलिए दिया गया ताकि आप ओपन करके दूसरे फार्मूले भी बना सको। मैं फिर से कह रहा हूँ, बेग में किसी को क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आगे आके कंसेप्ट सीखे, सिर्फ जिसको क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन पे जाए। अब
अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे आपकी बुक में नहीं दिए, देने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए। तो एक का क्वेश्चंस यहाँ पे फोर्स को वेरिएबल रख के कैसे करेंगे। मान ले कोई फोर्स एफ है जो 3x न्यूटन है, मतलब वेरिएबल हो रही है, चेंज, यानी कि x चेंज होता जाएगा। 3x का मतलब है ना, जैसे आपको लिखो y इक्वल टू 2x लिखते थे बचपन में, x की वैल्यू आप 1 दो तो y 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 दो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ऐसा होता था ना। x 1 लिखो, y क्या हो जाता था 2 इंटू 1, y की वैल्यू 2 हो जाती थी। x 2 लिखो, y क्या हो जाता था 2 इंटू 2, y इक्वल टू 4। तो मतलब y की जो वैल्यूज है वो x की वैल्यूज पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है x पे, लेकिन x चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगी, ऐसा मतलब है। आपसे कहा गया है कि x डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे x क्या चीज है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वो आपसे d भी कह सकता है, d वगैरह भी करके दे सकता है। अब चलो x दे दिया, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वर्क फ्रॉम x 0 मीटर से लेके x 3 मीटर तक कैलकुलेट करना है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस में आपने 3 तक जाना है, तो इस तरह आप, जिस तरह मैंने ये 3 ओपन किए, इस तरह आपको 3 तक जाना है। लेकिन पहले इंटरवल निकालना पड़ेंगे, क्या, डेल एक्स निकालना पड़ेगा। ये देखो एफ तो आपके पास, इंटरवल का मतलब ये है कि कहाँ तक है, 0 से लेके 3 तक, तो 3 इंटरवल बना दो, जितना आप बना सकते हो बनाओ, ठीक है। इसमें आपको जितना फेवरेट लगे, जितना अच्छा लगे, जितने बराबर मतलब स्पेसिफिक डिवाइड अच्छा हो, तो ऐसे करके खुद से इंटरवल बना सकते हैं। इसकी मैथ थोड़ी सी, मैथ का पोर्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो फिजिक्स का। अब देखेंगे ना, ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही डाले हैं ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई मुश्किल कर देते हैं तो वहाँ पे हम उस हिसाब से इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए। तो देखें अब क्या होगा। मैथ बायो वालों की थोड़ी सी नहीं लगती है मैथ के साथ, तो फिर मसला हो सकता है। तो देखें डेल एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो फाइनल है बाद वाला जो है x3 से, और ये 0 है, इसको माइनस करना है, और 0 से माइनस करना है, और 3 इंटरवल्स रखना चाहते हो 3 से करो, 2 रखना चाहते हो 2 से करो। 3 से करेंगे तो देखो एक स्पेसिफिक 1 का फर्क आएगा, डेल एक्स 1 हो जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 3 माइनस 0 3 आता है, 3/3 1 आ जाएगा, यानी कि डेल एक्स 1 है। तो इस इंटरवल 1 का रखना है, इसका मतलब है इंटरवल कितने होंगे, इंटरवल्स पॉइंट कहें, इंटरवल पॉइंट्स कितने होंगे, x1 होगा, यानी कि x1 होगा, फिर जो है ना x2 जो है वो 2 होगा, x3 जो है वो 3 होगा, इस तरह 3 तक जाना है, 3 तक जाना है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है उसको आप कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करोगे कि वैल्यूज को आपने पुट करते जाना, 3 तक इस तरह ओपन करना है। तो पहले टोटल वर्क होगा जी किस चीज के, तो पहले आपने पुट करना है 3 डेल एक्स 1 पता है, यानी कि f इंटू डेल डी होगा, डेल डी चाहिए। अब यहाँ पे x चेंज हो रहा है कि हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि डेल डी आपके पास, डेल डी तो आप निकाल चुके हैं, डेल डी डेल एक्स है, यहाँ पे क्या होगा डेल एक्स होगा, डेल डी तो उस कंडीशन में था, यहाँ पे डेल एक्स होगा, डेल एक्स है आपके पास, एक्स के डेल एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, और हमारा जो f है वो क्या है 3x है, f है वो क्या है 3x है। तो उस हिसाब से आपका वर्क डन क्या होगा जरा देख लें, इसको मैं 3x लिखूंगा, डेल x लिखूंगा, लेकिन 3x डेल x की वैल्यू तो फिक्स हमने कर दी है, तो 3x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू 1 2 3 तीनों जा रही है, तो यहाँ समीशन 1 से लेके आप शुरू कर सकते हो एन तक। डेल x को बाहर निकालिए जी, डेल x बाहर निकाला क्योंकि ये फिक्स हो गया, क्योंकि अब हमने इंटरवल 1 के बराबर लिया है तो इसलिए बाहर निकाल सकते हैं। i1 हो गया, अब टू n यानी कि यहाँ n है, n होता है वैसे, n 3 तक होगा, और ये 3x होगा, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, में बता रहा हूँ, हर एक के साथ 1 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, हर एक के साथ 1 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए क्या करोगे जी, हमें ये इंटरवल कुछ भी रख सकते हो, अगर किसी को नहीं ये करना है तो ना करो जी, ये आपके हाउस में है भी नहीं। तो क्या होगा, वर्क डन टोटल निकालने के लिए इसको पीछे लाएं, डेल एक्स को बिल्कुल लाएं, 3x की जगह देखो 3x है, x की वैल्यू पहले x1 करो, फिर 3x2 करो, फिर 3x3 करो, तो ये डेल x होगा, इसकी जगह 1 लिख देते हैं। 3x1 क्या है 1 है, प्लस 3x2 क्या है 2 है, 3x3 क्या है
3 है, तो 3 प्लस 6 प्लस 3 3 9, 9 और 3 12, 12 प्लस 6 होगा, 12 प्लस 6 18 जूल। तो 18 जूल आपका वर्क डन आ गया। तो आसान थी चीज़ें, इतना मुश्किल नहीं। डेल एक्स पहले निकाल दो, डेल एक्स पहले निकाल दो, इससे आपके लिए फ़ायदा होगा। हमेशा पहले निकालना है, और डेल एक्स से निकालने से ही पता होता है कि हमने ये जो एक्स से 0 से लेके 3 तक जो थे ना, उनमें गैप कितना रखना है, ये पता चलता है डेल एक्स। ये 1 आया था तब मैंने यहाँ पे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। अगर ये 1 ना आता, 0.5 कुछ आता, तो फिर मुझे पहले 0.5 लिखना होता, फिर 1 लिखना होता, फिर 1.5 लिखना होता, कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, फिर 2 लिखना होता, फिर 2.5 लिखना होता, फिर 3 लिखना होता। कितने वो होते, x1j होता है, x2j होता है, x3j होता है, x4j होता है, x5j होता है। तो इस तरह इंटरवल चेंज होते हैं क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू चेंज होने से। ये डेल एक्स मैंने 1.5 रखा है, तो इसका मतलब डेल एक्स क्या है, 0.5 आ गया। तो पॉइंट जितना डेल एक्स आता है उतना हमने शुरू 0 से लेके, कहीं 0 से लेके भी दे सकते हैं, कहीं 3 से शुरू कर सकते हैं, 5 तक पूछ सकते हैं। तो जिधर से शुरू किया उधर से लेके जिधर तक जाना है, जिधर तक कहा गया है वर्क कैलकुलेट करो, वहां तक आपने इंटरवल डेल एक्स ये है ना, डेल एक्स जो फाइंड होगा उसी के हिसाब से आपने जाना है। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से किसी से भी डिवाइड कर सकते हो जो आपको ईजी हो कैलकुलेट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।